प्राचीन भारतीय मत नॉलेज इज द ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन अर्थात ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। आधुनिक पाश्चात्य मत नॉलेज इज पावर। ब्राह्मण पद इसी ज्ञान का प्रतीक था, न कि किसी जाति विशेष का। इसी कारण प्राचीन व्यवस्था में ब्राह्मण का सम्मान था, जो ज्ञान संपन्न मनुष्यों के संदर्भ में आज भी मान्य है। गुण कर्म से निर्धारित होने वाली व्यवस्था जब जन्म आधारित कर दी गई तो विसंगतियां पैदा हुईं। ब्राह्मण शब्द कोई जाति विशेष का सूचक न होकर ज्ञान और विवेक का प्रतीक रहा है। जब गुण और कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित संरचना में बदला गया तो समाज में असमानताएं फैलीं। इस प्रकार की व्यवस्था ने योग्य और अयोग्य को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जातीय संघर्ष और सामाजिक विषमताएं उभरीं। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान केवल सूचना का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविकता की खोज का एक साधन है। ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समझ सकता है और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति कर सकता है। जैसे जैसे परिवार में, समाज में, परिवेश में जटिलता बढ़ती है, ज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। हर वर्ग अपने अपने हितों के संरक्षण में सद्गुणों और कर्मों से निर्धारित व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था बनाना चाहती है। योग्यता को कैसे दबाया जावे, इसके प्रयास तो सदा चलते रहते हैं। राजा का बेटा राजा बने, सामंत का बेटा सामंत बने, पुजारी का बेटा पुजारी बने, जज का बेटा जज बने, कर्नल का बेटा कर्नल बने, डॉक्टर वकील का बेटा डॉक्टर वकील बने। इस हेतु पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण, परिवार आधारित राजनैतिक दल, धन संग्रहण पर आधारित सिस्टम इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। आजकल के विभिन्न जातीय नेता भी सभी संसाधनों पर अपने रिश्तेदारों का अथवा अपनी जाति के लोगों का ज्यादा अधिकार चाहते हैं। चाहे उनसे कमजोर समूहों की स्थिति आज भी वहीं बनी हुई है जो आजादी से पूर्व थी। भ्रष्टाचार, पेपर आउट, शड्डी षड्यंत्र इत्यादि इन्हीं व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहायक है। जो भी लोग इन व्यवस्थाओं को चलाने हेतु तर्क दे रहे हैं, तो यह हो सकता है कि उन्हें पता हो कि उनकी संततियां काबिल नहीं हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जावे कि उनके बच्चे भूखे नहीं मरें। धृतराष्ट्र कौन नहीं बनना चाहता। बहुत से नेता तो अपने बच्चों को इसी प्रकार सेट करना चाहते हैं, पर जीत अंततः ज्ञान की ही होगी, न कि अज्ञान की। इसलिए अमीर गरीब सभी अपने अपने बच्चों को विद्या संपन्न तो बनाना चाहते हैं। भौतिक धन संपत्ति को तो छीना जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क में स्थित विचारों को नहीं। यदि बेटा सपूत है तो क्यों धन संचय, यदि कपूत है तो क्यों धन संचय। बस ज्ञान का संचय, स्वाध्याय निरंतर जारी रहना चाहिए। जोधे गए धन के बल पर ज्ञान को गुलाम बनाकर एक दो पीढ़ियों तक तो राज किया जा सकता है, लेकिन अंततः सभी को ज्ञान की ओर बढ़ना ही होगा। इस संदर्भ में यह अपेक्षित है कि विद्या का संचय हमारी प्राथमिकता बनी रहे। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे ही ज्ञान से संबंधित विशाल साहित्य रचा गया है। ऐसा ही साहित्य विद्याओं के रूप में रचा गया था, जिन्हें चतु विद्या, चतुर्दश विद्या अथवा अष्टादश विद्या के रूप में उत्तरोत्तर जाना जाता है। चतु विद्या प्राचीन भारत में 4 विद्याएं त्रयी, वार्ता, दंडनीति और आन्वीक्षिकी प्रमुख मानी गई थी। इन सब का विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया था। भारत में आज भले ही संस्कृत, दर्शन और साहित्य जैसे विषयों की स्थिति खराब है, लेकिन विदेशों में आज भी इन विषयों गहन और गंभीर अध्ययन होता रहा है। हम में से बहुत से लोग इन विद्याओं के नामों से ही अपरिचित होते जा रहे हैं। फिर इन विषयों में पारंगत होना तो अत्यंत कठिन है। त्रयी विद्या प्राचीन भारत में इन 4 प्रमुख विद्याओं में से त्रयी विद्या का महत्व विशेष है। प्रथम विद्या त्रयी है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का सामूहिक नाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में त्रयी प्राचीन भारत के संग्रहित ज्ञान के सागर हैं, जो मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें रथ, धर्म, यज्ञ, रण, पुरुषार्थ, आत्मादि के स्वरूप का उपदेश सम्मिलित है। यह समस्त वेद आज से हजारों वर्षों से ज्ञान के अटूट स्रोत का कार्य कर रहे हैं। इनकी योग्यता से न केवल एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण हुआ, बल्कि समय के साथ आधुनिक मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं ने भी इन्हें नया दृष्टिकोण दिया है। ये वेद आज से हजारों साल पहले अर्जित ज्ञान के स्रोत है और इनकी बदौलत भारत प्राचीन काल से मध्यकाल तक विश्व का विकसित, समृद्ध और संपन्न देश रहा था।
जैसे उपनिषदों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश को आधुनिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मेस्लो ने नए ढंग से प्रस्तुत किया। मेस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकता, ये अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क की दैहिक आवश्यकताएं हैं जो अन्नमय कोश का प्रतिनिधित्व करती है। सुरक्षा आवश्यकता, ये प्राणों से बने प्राणमय कोश से संबंधित है। सामाजिक आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताओं से संबंधित, मन से बने मनोमय कोश से जुड़ती है। यश, वैभव, सम्मान की आवश्यकताएं अंतर्ज्ञान से बने विज्ञानमय कोश से जुड़ी है। अंततः बौद्धिक आवश्यकता के रूप में आनंदानुभूति, आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, जो आनंदमय कोश का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे नहीं पता अब्राहम मास्लो ने वेद उपनिषद पर है अथवा नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में अनुपम ज्ञान का भंडार छिपा है, जिसे आज भारतीय भूलना चाह रहे हैं और संस्कृत से मुख मोड़ लिया है। ब्राह्मणवाद से नफरत करते करते लोग ज्ञान से नफरत करने लगे हैं।